मॉडर्न टाइम्स में जब यूरोपियन कंट्रीज़ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, उस दौरान यूरोप की कई ऐसी कंट्रीज़ थीं जो अपने पुराने इतिहास को जताकर अपनी पूरी की पूरी यूरोप की हिस्ट्री में प्रेजेंस को जताने की कोशिश कर रही थीं। फ्रांस एक ऐसी कंट्री थी जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान बार बार ये बात जताती थी कि हमारी ऐसी कंट्री है जहाँ से विश्व तौर पर रेनेसां की शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन बोल रही थी कि हमारे यहाँ पर तो एक ऐसा साम्राज्य है जो ब्रिटिश हुकूमत है जहाँ पर सूर्य कभी ढकता ही नहीं उस टेरिटरी को, क्योंकि वो टेरिटरी ही इतनी वास्ट है। इटली बार बार बोला करती थी कि हमारे पास तो हिस्टोरिकली जो रोमन एम्पायर था उसमें इटली का महत्व तो सारे लोग ही जानते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के केस में इन तीनों देशों को जब अपने इतिहास को उजागर करने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसी दौरान इन्हीं के आजू बाजू का एक देश था जर्मनी, जिसको ये बहुत नीचा दिखाया करते थे। जर्मनी को बोला करते थे कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पर अक्सर बारबेरियन लोग पाए जाते हैं, जंगली वैशी किस्म के लोग हैं, ये किसी भी तरीके से कोई इनका इतिहास नहीं है, गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में 1730 के पीरियड में जर्मनी में एक बहुत बड़ा चर्न हुआ। चर्न वहाँ पर यह था कि जर्मनी जो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, वहाँ पर एक इतिहास को ढूंढने की मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के तहत जर्मनी के काफ़ी सारे स्कॉलर्स ने विश्व के इतिहास को पढ़ना चालू किया। उस समय जाहिर सी बात है कि जर्मनी के कुछ स्कॉलर्स भारत भी आए और भारत के इतिहास को पढ़ने लगे, और इससे शुरुआत हुई एक ब्रांच ऑफ स्टडी की जर्मनी में जिसको कहते हैं इंडोलॉजी। इंडोलॉजी यानी कि भारत के इतिहास को पढ़ने की एक रणनीति बनाई गई। यहाँ पर जब जर्मन स्कॉलर्स भारत आए, उन्होंने भारत में आकर जब भारत के वेद पढ़े, भारत में संस्कृत भाषा को देखा, तब उनको ये चीज़ समझ आई कि ये भाषा सिर्फ यूनिक ही नहीं है, ये भाषा यहाँ पर सिर्फ एक बहुत वैल्यूबल ही नहीं है, बल्कि ये हमें वो आइडेंटिटी देगी जिससे हम बाकी यूरोपियंस को काउंटर कर पाएंगे। उस दौरान कुछ जर्मन स्कॉलर्स थे जिनका नाम था मैक्स म्यूलर, उसमें इसके साथ एक साथी था होस्टन शैम्बरलिन, उसी का एक साथी था यहाँ पर जोसेफ गोबिन्यू। ये प्रकार के कुछ ऐसे इतिहासकार थे उस समय जिन्होंने भारत के अंदर आकर यहाँ पर भारत की संस्कृत को पढ़ा, भारत के वेदों को पढ़ा, और संस्कृत और वेदों को पढ़ के इनमें से कुछ शब्दों को चुना, जैसे कि एक शब्द इन्होंने उठाया आर्या, और इस शब्द के तहत और संस्कृत भाषा और वेदाओं के तहत इन्होंने अपनी आइडेंटिटी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी। जर्मन स्कॉलर्स ने ये बात बोली कि ऐसा है कि भारत में ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज संस्कृत और भाषा है और यहाँ पर जो वेद लिखे गए हैं, इनका भारत या भारतवर्ष या सनातन धर्म से कोई नाता ही नहीं है। जर्मन स्कॉलर्स ने इस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी कि उन्होंने कहा ये जो शब्द आर्या है, ये जो संस्कृत भाषा है, ये तो यूरोपियन है। जर्मन्स की हद तो इस पॉइंट पर समझने की कोशिश कीजिए कि उस समय जब नैरेटिव बन रहा था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि जर्मन्स ने एक पॉइंट पर यह तक कह दिया कि जीसस क्राइस्ट भी आर्यन थे, आर्यन है। और यहाँ से शुरुआत हुई जर्मनी की वो आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शन की जो आइडेंटिटी जर्मनी के पास थी ही नहीं। जर्मनी ने अपनी यूरोपियन सुप्रीमेसी को प्रूव करने के लिए, अपनी एक आइडेंटिटी बनाकर ब्रिटेन, फ्रांस और इटली के सामने रखने के लिए आर्या के शब्द का ही प्रयोग नहीं करा, बल्कि संस्कृत भाषा को भी यूरोपियन भाषा का दर्जा दे दिया और ये बोला कि संस्कृत भाषा का तो एक्चुअल प्रयोग और शुरुआत यूरोप से ही हुई थी। यहाँ पर सरप्राइजिंग बात यह है कि संस्कृत भाषा के साथ साथ इन्होंने ये तक बात बोली कि ये संस्कृत भाषा को बोलने वाले यूरोपियन लोग एक पॉइंट पर भारत आए थे और उन्होंने भारत में बैठकर इन यूरोपियन लोगों ने पहली बात तो वेदों का गठन किया था। तो वेद भी जो हैं वो भी एक प्रकार से इन्होंने हाईजैक करके यूरोपियन तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह भी है कि इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में किसी प्रकार का कोई साइंटिफिक एविडेंस पेश नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ एक थ्योरी पेश की गई जिसके तहत एक नैरेटिव बनाया गया, और इस नैरेटिव और थ्योरी के तहत पूरे आर्यन शब्द को, आर्या शब्द को, संस्कृत भाषा को, वेदाओं का प्रयोग करके उसको जर्मन आइडेंटिटी के तहत वहाँ पर यूज़ कर लिया गया। अब आप सोच के देखिए कि भारत में वेदाओं के बारे में नॉलेज कितने हजार साल से पहले की थी। वेदाओं में अलग अलग प्रकार के हमारे जितने भी भारत की जीनियोलॉजीज हैं वो लिखी हुई थी। वेदा में पूरी की पूरी भारत की सरस्वती सिविलाइजेशन जो
यहाँ पर थी उसके बारे में पूरी चर्चा थी। सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस वेदा के बारे में जो चर्चा करते हैं वो भारतवर्ष में पाए गए। भारतवर्ष में ये तक लिखा गया था इतिहास में कि कौन से ऋषियों ने वेद में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किए थे। आज तक 21वीं सदी में उन ऋषियों के परिवारों से जो भारत के अंदर परिवार हैं, जो अपने लीनिएज को ट्रेस करते हैं, वो उनकी एंसेस्ट्री आज तक भारत में पाई गई। लेकिन ये सारी चीज़ों को यूरोप ने उस समय हाईजैक करने की कोशिश करी, जिसमें जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण रोल था। लेकिन जर्मनी ने अगर मान लीजिए कि भारत के वेदाओं के साथ साथ उन्होंने मतलब भारत के जितनी भी संस्कृत भाषा थी, अगर उसका प्रयोग अपनी आइडेंटिटी के लिए किया, तो ब्रिटिश ने इस पर्टिकुलर चीज़ को एक आगे बढ़ाते हुए एक अलग नज़रिए से चीज़ों को पेश करने की कोशिश करी। जब भारत में ब्रिटिश की हुकूमत आई तो ब्रिटिश ने उस समय एक क्रिश्चियन मिशनरी व्यक्ति था जिसका नाम था रॉबर्ट कैल्डवेल, उसको पहली बात तो भारत भेजा। वो भारत के साउथ इंडिया के इलाके में गया। साउथ इंडिया के इलाके में जब रॉबर्ट कैल्डवेल पहुंचा, क्योंकि वो एक मिशनरी था, उसने अपनी मिशनरी एक्टिविटी एकदम से वहाँ पर जाकर स्टार्ट नहीं करी। पादरी होने के नाते, एक पेस्टर होने के नाते रॉबर्ट कैल्डवेल ने सबसे पहले पूरी सोसाइटी का साउथ इंडिया में एक टूर किया। टूर करके वहाँ पर उसने ये देखा कि साउथ इंडिया के लोग जो हैं वो द्रविडियन आइडेंटिटी के लोग हैं। उन द्रविडियन आइडेंटिटी के लोगों की एक अलग भाषा है, उनका अलग इतिहास है, अलग संस्कृति है, अलग विचार है। यहाँ पर रॉबर्ट कैल्डवेल ने ब्रिटिश के बिहाफ पर एक गेम खेलना शुरू करा। उसने बार बार यहाँ पर साउथ इंडिया के लोगों को खास करके ये बात बोलनी शुरू करी कि आप द्रविडियन लोग जो हो, आप पहली बात अलग लोग हो। अलग किससे? अलग उन लोगों से जो भारतवर्ष के नॉर्दर्न इलाकों में रहते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न इलाके के लोग जो हैं वो आर्यन हैं। ब्रिटिश ने यहाँ पर रॉबर्ट कैल्डवेल के थ्रू सबसे पहले तो डिवाइड एंड रूल की स्थापना करने की कोशिश करी। उन्होंने बार बार ब्रिटिश ने एक नैरेटिव साउथ इंडिया में रॉबर्ट कैल्डवेल और उसके अन्य मिशनरीज के तहत ये चलाया कि आपकी पूरी संस्कृति, आपकी भाषा, आपकी विचारधारा, आपकी सोच, ये सारी की सारी चीज़ें नॉर्दर्न पार्ट के लोगों से अलग हैं। ये इसलिए करी ताकि ब्रिटिश साउथ इंडिया के अंदर एक सेपरेटिज्म को प्रमोट कर पाए, नॉर्थ इंडिया से उनको अलग कर पाए, ताकि नॉर्थ और साउथ के बीच में कोई कोलैबोरेटिव एफर्ट कभी बन ही ना पाए। 1857 की क्रांति जो हुई थी, उस क्रांति के तहत जो सेटबैक ब्रिटिश को मिला था, उस सेटबैक के तहत उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर भारतवर्ष पूरा टूटा रहेगा तो ये टूटा हुआ भारत ही इवेंचुअली एकजुट होकर कभी ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज नहीं कर पाएगा। साउथ इंडिया में ये नैरेटिव चलाया गया कि आप जो हैं, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, विचारधारा सब अलग है नॉर्दर्न आर्यन से। इसके तहत पहली बात तो उनको ये बात बार बार सिखाई गई कि आप सिर्फ नॉर्थ को रिजेक्ट मत कीजिए, बल्कि नॉर्थ के साथ साथ नॉर्थ के लोगों को भी रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि आप द्रविडियन हो, साउथ में हो, और नॉर्थ में जो रहते हैं वो आर्यन हैं। इसके साथ साथ आप कि क्योंकि भाषा, द्रविडियन भाषा अलग है, आर्यंस की भाषा अलग है। आर्यंस की भाषा कौन सी है? संस्कृत। तो साउथ इंडियंस के मन में ये भरा गया कि आपको संस्कृत भाषा से हेट्रेड पैदा करनी है। धीरे धीरे संस्कृत का जो डेरिवेटिव था, जिसको आज हम हिंदी भाषा कहते हैं, ये नैरेटिव उस पॉइंट पर गया। तो सबसे पहले आप आर्यंस को हेट करो, इसके बाद आर्यंस के साथ उनकी जो ज्योग्राफी, यानी कि जिस भूगोलिक एरिया में वो रहते हैं, यानी कि नॉर्थ, उसको हेट करो। इसके बाद आप आर्यंस की भाषा संस्कृत को हेट करो। आर्यंस की भाषा संस्कृत के बाद उस संस्कृत का डेरिवेटिव हिंदी को हेट करो। इस तरीके से साउथ इंडियंस के मन में नॉर्थ भारत को लेकर पहली बात एक हेट्रेड पैदा किया गया, नॉर्थ के लोगों के बारे में एक हेट्रेड पैदा किया गया, नॉर्थ के लोगों को आर्यन बताया गया। और सबसे बड़ी बात, ये यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ के लोगों को आर्यन ही नहीं, बल्कि संस्कृत और हिंदी के खिलाफ भी जो उनके मन में जहर भरा गया, आप उस जहर को ब्रिटिश के समय जो ये कार्य हुआ, आज तक 21वीं सदी में तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में आप इस चीज़ का खमियाजा आज रोज देख रहे हो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये तब से लीनिएज चलता आ रहा है। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, उसी दौरान ब्रिटिश ने एक और चीज़ साउथ इंडिया में करी। उन्होंने द्रविडियंस को जब आर्यंस के खिलाफ भड़काया और द्रविडियंस को आर्यंस के खिलाफ हेट्रेड पैदा करने की कोशिश करी, उसी दौरान ब्रिटिश ने बहुत साइलेंटली इन द्रविडियंस को ये भी बोला कि आप सिर्फ आर्यंस से अलग नहीं हो, बल्कि आप तो क्रिश्चियंस के क्लोज हो। आपका ओरिजिनल धर्म तो क्रिश्चियनिटी था। अब आप समझिए इस मोमेंट पर कि आज की डेट में बहुत सारे
साउथ इंडिया में रहने वाले लोग सनातनी नाम रखने के बावजूद भी फॉलो क्रिश्चियनिटी को करते हैं। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तमिलनाडु का एक्टर है जिसका नाम विजय है, लेकिन वो नाम विजय होने से वो कोई सनातन धर्म का विजय वाला विजय नहीं ही है, बल्कि वो रियलिटी में एक क्रिश्चियन है। इस तरीके से ये अपनी आइडेंटिटी को कंसील करते हैं। इस तरीके से ब्रिटिश ने उस समय से लेकर आज तक ये गेम खेला है कि पहली बात द्रविडियंस को आर्यंस के खिलाफ भड़काओ, फिर द्रविडियंस को ये बोलो कि आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, कल्चर वगैरह सिर्फ आर्यन से अलग नहीं बल्कि वो क्रिश्चियनिटी के क्लोज है। इस तरीके से माफ कीजिएगा, आप आज की डेट में देखते हैं कि कैसे पूरे साउथ इंडिया में क्रिश्चियनिटी का जो कन्वर्जन रैकेट है वो किस धड़ल्ले से चलता है और कैसे उसको पॉलिटिकल पेट्रोनेज भी वहां मिलती है। ये आज की डेट में रियल ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स हैं जिसके बारे में कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये विजिबल है सबको। लेकिन जब ब्रिटिश ये सब गेम खेल रही थी उसी दौरान एक बड़ी पेक्यूलियर चीज और हुई। उसी दौरान कार्ल मार्क्स नाम का एक थिंकर था, उसने एक बहुत ही क्रांतिकारी थ्योरी दी। उस क्रांतिकारी थ्योरी के तहत उसने ये बात बोली कि एक एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जो कैपिटलिस्ट वर्ग है वो ऑपरेसर है, वो सप्रेस करता है लोगों को। किसको? वर्कर्स को। तो वर्कर्स को सप्रेस करने से क्या होता है कि जो वर्कर वर्ग है वो बेसिकली अपने सप्रेशन को ओवरकम करने के लिए एकजुट होकर इस कैपिटलिस्ट के वर्ग के खिलाफ एक क्रांति लाता है, रेवोल्यूशन लाता है, स्टेट को ओवरथ्रो करता है। तो यहां पर कार्ल मार्क्स ने जब ये थ्योरी दी, जो उसने कहा कि वर्करों के हित की थ्योरी है, जहां पर वर्करों को एकजुट होकर इस तरीके से यूनाइट होकर अपनी आइडेंटिटी पेश करनी है कि उनको ऑप्रेसर होने के नाते यहां पर जो ऑपरेसर क्लास यानी कि कैपिटलिस्ट क्लास है उसको बेसिकली ओवरकम करो एक रेवोल्यूशन के थ्रू। ये थ्योरी ने एक बहुत बड़ी क्रांति पेश कर दी। कार्ल मार्क्स के इस थॉट से तीन चीजें प्रूव हो गई। पहला कि किसी भी सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन आ सकता है, क्रांति आ सकती है। कार्ल मार्क्स की थ्योरी से दूसरी चीज प्रूव हो गई कि यहां पर हमेशा सोसाइटी में अगर आपको देखना है तो सोसाइटी को देखने का एक नजरिया ये है कि सोसाइटी में सप्रेशन या ऑपरेशन कौन कर रहा है। और तीसरी चीज कार्ल मार्क्स की थ्योरी ने क्लियर कर दी कि सोसाइटी में अगर आपको देखना है तो ये देखिए कि ऑपरेस हो कौन रहा है। तो यहां पर ये जो तीन शब्द थे, एक जगह पर रेवोल्यूशन क्रांति, दूसरी जगह पर एक ऑपरेसर वर्ग जो कि दबदबा वर्ग होगा, जो अपना दबदबा बना के डोमिनेंट क्लास के तहत लोगों को सप्रेस करेगा, उसको ढूंढिए। और तीसरा होगा जो ऑपरेस हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, जो विक्टिम है। तो इस प्रकार से जब कार्ल मार्क्स ने एक थ्योरी प्रेजेंट की, इस थ्योरी का सबसे पहला प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन सोवियत यूनियन बनाने के टाइम पर लेनिन ने रशिया में किया। रशिया में उसने क्या किया कि एक रेवोल्यूशन करा, क्रांति करी। वहाँ पर जो रशिया के ज़ार्स थे, जो कि ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे, उनको हटाकर वहाँ पर एक डिक्टेटरशिप लाकर उसने एक सरकार बनाई। खैर, लेनिन और मार्क्स के बीच में काफ़ी सारे अंतर थे, हमें उस टेक्निकलिटी में नहीं जाना। लेकिन हमें इस पॉइंट पे अब दिलचस्पी होती है कि मार्क्स की थ्योरी को लेनिन ने मॉडिफाई करके अपना तो लिया, लेकिन लेनिन के इस थ्योरी के अपनाने के बाद एक बड़ी अजीब सी परिस्थिति हुई। परिस्थिति ये हुई कि जर्मनी में 1920 के दशक में रशिया के रेवोल्यूशन में, रशिया की क्रांति जो 1917 में हुई थी, रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1920 में बहुत सारे स्कॉलर्स जर्मनी में पहली बात तो एकजुट हुए। जर्मनी में एक सिटी है फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट में ये सारे स्कॉलर्स एकजुट हुए जो कि मार्क्सवादी सोच के स्कॉलर्स थे। इन सारे स्कॉलर्स ने फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। उस इंस्टीट्यूट की स्थापना करके जिसको कहा गया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च, इस इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च की स्थापना करके जिसको फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया, वहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक फ्रैंकफर्ट स्कूल इस्टेब्लिश किया। इस फ्रैंकफर्ट स्कूल के तहत कुछ बड़े इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स थे, जिसमें एक था मैक्स हॉर्काइमर, थियोडर आर्बोनो, इसके साथ था एक हर्बर्ट मार्क्यूस। ये टाइप के जो लोग थे ये यहाँ पर सारे एकजुट हुए। नामों से कुछ लेना देना नहीं आपको, आप फोकस इस पे कीजिए कि 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ। रशियन रेवोल्यूशन के बाद 1920 में कुछ स्कॉलर्स एकजुट हुए। ये स्कॉलर्स यहाँ पर सारे बैठे। इन स्कॉलर्स ने बैठकर एक चर्चा चालू करी। फ्रैंकफर्ट स्कूल में, फ्रैंकफर्ट के अंदर इस सिटी में बैठकर जर्मन स्कॉलर्स ने चर्चा ये करी कि मार्क्स ने तो एक
क्रांतिवादी सोच की थ्योरी दे दी। ये क्रांति लाने के लिए लेनिन ने रशिया में एक चीज़ को अपनाया भी, लेकिन मार्क्स हो या लेनिन हो, इन दोनों ने फोकस इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था पे रखा था। मार्क्स ने क्या बोला था, क्रांति आएगी कहाँ पर, एक एडवांस्ड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लेनिन ने क्या किया, एक रशिया के अंदर क्रांति लाकर वहाँ पर वर्कर्स को एकजुट करके एक डिक्टेटरशिप बनाई। इन दोनों का फोकस आर्थिक था। लेकिन यहाँ पर जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के अंदर जो बैठे हुए स्कॉलर्स थे, इन्होंने कहा कि ये आर्थिक परिस्थितियाँ जिनके बेसिस पे ये पूरी मार्क्सवादी सोच बनी है, जरूरी नहीं कि ये आर्थिक परिस्थितियाँ पूरे विश्व में हर जगह होंगी। यदि आर्थिक परिस्थितियाँ विश्व में हर जगह नहीं होंगी तो सवाल उठता है कि फिर इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई अगर मान लीजिए क्रांति किसी देश में लानी है जहां पर आर्थिक परिस्थितियां ना हो, तो वहां पर क्रांति कैसे लाई जाएगी। तो इस पर्टिकुलर विषय के बारे में चर्चा करते हुए इन स्कॉलर्स का मानना ये फाइनली निकला कि अगर आर्थिक परिस्थितियों के बेसिस पे क्रांति नहीं आ सकती तो क्यों ना क्रांति कल्चर के बेसिस पे, संस्कृति के बेसिस पे यहाँ पर लाई जाए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक बदलाव पेश किया। इन्होंने बदलाव ये पेश किया कि इन लोगों ने, इन स्कॉलर्स ने यहाँ पर बैठकर अब ये चर्चा चालू कर दी कि क्यों ना अब हम किसी सोसाइटी में, किसी भी देश में अगर क्रांति लाना चाहते हैं तो वो क्रांति के लिए आर्थिक परिस्थितियों को उठाए बिना, वहाँ की अगर सामाजिक परिस्थितियों को उठाया जाए, वहाँ की अगर मान लीजिए कि उस देश के संस्कृति और कल्चर को उठाया जाए, तो क्यों ना इसके तहत रेवोल्यूशन को विजुअलाइज किया जाए। सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि 1920 के दशक में जब जर्मनी में ये स्कॉलर्स बैठकर इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, उसी दौरान 1930 आते आते ऐसी परिस्थिति जर्मनी में हुई कि 1933 में हिटलर जो है जर्मनी में पावर में आ गया। जैसे ही हिटलर पावर में आया, ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के अंदर, जहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च जर्मनी की फ्रैंकफर्ट सिटी में बना हुआ था, यहाँ के जितने स्कॉलर्स थे ये एकदम जर्मनी छोड़कर भाग गए। उसका कारण ये था कि जब हिटलर पावर में आया 1933 में, तो फ्रैंकफर्ट स्कूल जर्मनी में जितने भी ये स्कॉलर्स थे ये ज़्यादातर यहूदी लोग थे। हिटलर का कैंपेन क्योंकि यहूदियों के खिलाफ था, तो इनको अपनी जान की परवाह थी, इसलिए ये तुरंत जो है फ्रैंकफर्ट सिटी को छोड़कर इन्होंने सोचा हम अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका जैसे ही 1935 तक ये सारे स्कॉलर्स वहाँ पहुंचे, तो वहां पर पहुंच के इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी को अपना बेस बनाया। अब सवाल ये था कि ये सारे स्कॉलर्स वैसे तो जर्मनी में बैठकर फ्रैंकफर्ट की सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल रिसर्च के तहत मार्क्सवादी सोच की चर्चा कर रहे थे, लेकिन अभी अमेरिका में आ गए। अमेरिका में आकर मार्क्सवादी सोच की चर्चा करना तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि वहाँ पर ना तो किसी तरीके से जो है मार्क्सवादी सोच की कोई चर्चा होती थी, ना ही उसकी कोई पॉपुलैरिटी थी। अमेरिका तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी थी, पूंजीवादी सोसाइटी थी, वहाँ पर तो व्यापार ही डोमिनेट करता था। तो सारे स्कॉलर्स जब ये जर्मनी छोड़ के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना बेस बनाया, तो वहाँ पर इन्होंने सबसे पहले चर्चा ये करी कि हम मार्क्सवादी सोच की चर्चा को अमेरिका में रहकर आगे अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें ये मार्क्सवादी शब्द को छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के लिए हमें कोई नया शब्द अपनाना पड़ेगा। इस नए शब्द को अपनाने के लिए 1935-36 में इन्होंने एक निर्णय लिया कि हम मार्क्सवादी सोच की चर्चा करेंगे, हम ये चर्चा अमेरिका में करेंगे, हम ये चर्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में करेंगे, लेकिन इसको नाम मार्क्सवादी सोच नहीं देंगे। इस रीजन से 1935-36 में इन लोगों ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक सोशल रिसर्च को फैसिलिटेट करने के लिए एक सेंटर बनाया, सेंटर फॉर क्रिटिकल थ्योरी, और यहां से शुरुआत हुई क्रिटिकल थ्योरी की। क्रिटिकल थ्योरी वाले स्कॉलर कौन थे? वही सारे स्कॉलर जो जर्मनी में थे। ये जर्मनी में स्कॉलर कौन थे? वही सारे स्कॉलर जो चाहते थे कि मार्क्सवादी सोच के तहत क्रांतियां दूसरे देशों में लाई जाएं। ये क्रांतियां लाना कैसे चाहते थे? आर्थिक परिस्थितियों को एक्सप्लोर करके नहीं, बल्कि कल्चर को एक्सप्लॉइट करके। तो इन्होंने वहां पर क्रिटिकल थ्योरी का गठन किया। क्रिटिकल थ्योरी के दो गोल्स थे। पहला गोल ये था कि उन्होंने अमेरिका में रहकर ये बोला कि क्रिटिकल थ्योरी की रिसर्च कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सोसाइटी को इंप्रूव करने के लिए, समाज को मजबूत करने के लिए की जाएगी। अब अमेरिका में जब आपने ये कवर अपना लिया तो आपको रिसर्च के नाम पर ये कवर मिल गया कि आप तो सामाजिक इंप्रूवमेंट की चर्चा कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ाने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी क्या थी? इस क्रिटिकल थ्योरी के कवर के पीछे ये लोग बैठकर चर्चा ये करना चाहते थे कि किसी भी सोसाइटी में हम
कैसे वहाँ के कल्चर को डिस्टेबलाइज करें, कैसे वहाँ के कल्चर को इस प्रकार से हम जो है एक्सप्लॉइट करें कि सोसाइटी वहाँ पर कल्चर के नाम पर डिस्टेबलाइज हो जाए, और जब कल्चर के नाम पर डिस्टेबलाइज हो गई सोसाइटी तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहाँ पर क्रांति लाना आसान होगा। अब क्रिटिकल थ्योरी के कवर के तहत, क्रिटिकल थ्योरी की छतरी खोल के जब उसके नीचे बैठकर इन्होंने मार्क्सवादी सोच को बढ़ावा दिया, और मार्क्सवादी सोच को बढ़ावा देने के लिए जब कल्चर की चर्चा करी, उस दौरान इन सारे स्कॉलर्स ने मार्क्स के वो 3 पॉइंट फ्रेमवर्क को दोबारा से अपनाया। 3 पॉइंट फ्रेमवर्क याद है आपको? मैंने अभी बोला था कि मार्क्स का सबसे पहला पॉइंट क्रांति लानी है। मार्क्स का दूसरा पॉइंट, क्रांति लाने के लिए एक ऑप्रेसर वर्ग होना चाहिए जो सप्रेशन कर रहा है, जो डोमिनेंट है, जो दबदबा बना रहा है, और एक ऑप्रेस्ड वर्ग होना चाहिए जो दबदबे का विक्टिम है, जो डोमिनेंस का विक्टिम है, जो एक्सप्लॉइट हो रहा है। पर गौर कीजिए, यहां पर मार्क्स की तरह अब ऑप्रेसर कैपिटलिस्ट नहीं है, पूंजीवादी नहीं है। ऑप्रेस जो हो रहा है, विक्टिम जो है, वो लेबर वर्कर क्लास नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको बोला ना, क्रिटिकल थ्योरी में इन्होंने सबसे पहले आर्थिक परिस्थितियों को, इकोनॉमिक्स को बाहर निकाल के कल्चर को डाल दिया। अब ये गेम आगे कैसे बढ़ा? ये गेम बड़ा सिंपल आगे बढ़ा। यहां पर इन स्कॉलर्स ने क्रिटिकल थ्योरी को अमेरिका में चलाने के लिए सबसे पहले मार्क्स के ये 3 पॉइंट फ्रेमवर्क के तहत अमेरिका की सोसाइटी के अंदर के कल्चरल प्रॉब्लम को पकड़ा। और अमेरिका की सोसाइटी का कल्चरल प्रॉब्लम क्या था? सबसे बड़ा कल्चरल प्रॉब्लम अमेरिका की सोसाइटी में था वहां पर रेस की प्रॉब्लम। रेस की प्रॉब्लम यानी कि वहां पर कुछ लोग बाय डिफॉल्ट काले लोग थे, कुछ लोग बाय डिफॉल्ट गोरे लोग थे। अमेरिका की सोसाइटी रेसिस्ट थी, रेसिज्म से अफेक्टेड थी। तो वहां पर इन क्रिटिकल थ्योरी वालों ने अपनी थ्योरी को चलाने के लिए सबसे पहला फ्रेमवर्क क्रिटिकल रेस थ्योरी बनाया। क्रिटिकल रेस थ्योरी के तहत इन्होंने क्या बोला? इन्होंने कहा कि समाज के अंदर अमेरिका के क्रांति की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्रेसर वर्ग है जो कि गोरे लोग हैं, वाइट लोग हैं। ये ऑप्रेस किसको कर रहे हैं? कालों को और ब्राउन लोगों को। तो काले और ब्राउन लोग कौन हैं? विक्टिम्स हैं। तो इन्होंने क्रिटिकल रेस थ्योरी के तहत क्या किया कि अमेरिका के समाज को एक फ्रेमवर्क दिया। वहां पर जो काले लोग, ब्राउन लोग थे, उनको ये बात बोली कि आप लोग विक्टिम्स हो। एक परमानेंट विक्टिमहुड का कल्चर उनके अंदर इनकलकेट किया, और पूरी की पूरी सोसाइटी को इन्होंने समाज के इंप्रूवमेंट के नाम पर, सामाजिक सुधार, सोशल जस्टिस के नाम पर इन्होंने सोसाइटी में क्रांति लाने की ये चर्चा शुरू करी। लेकिन ब्यूटी पता है क्या है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत की आजादी के बाद भी जो मार्क्सवादी स्कॉलर्स उस समय थे, उन्होंने भी, इस मार्क्सवादी स्कॉलर वर्ग ने जो भारत में था, सबसे पहले तो मार्क्स के वो आर्थिक परिस्थितियों को छोड़कर इसी क्रिटिकल थ्योरी के फ्रेमवर्क को अपनाने की भारत में भी कोशिश करी। इन्होंने भी उसी एजेंडा को अब भारत के अंदर भी अपनाने की कोशिश करी। कैसे? यही मार्क्सवादी स्कॉलर्स थे जिन्होंने उस ब्रिटिश पॉइंट को, जहां पर ब्रिटिश छोड़कर गए थे, उसको आगे बढ़ाया। इन्होंने पहली बात तो फिर वही चर्चा करी कि साउथ इंडियंस द्रविडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस आर्यंस हैं। साउथ इंडियंस विक्टिम्स हैं, आर्यंस ऑपरेसर्स हैं। ये धीरे धीरे आगे कैसे बढ़ा? ये आगे ऐसे बढ़ा कि आर्यंस जो नॉर्थ में रहते हैं वो ब्राह्मण हैं, और जो साउथ में जो लोग रहते हैं, जो कि द्रविडियंस हैं, जो कि इन ब्राह्मणों के विक्टिम्स हैं, वो दलित्स हैं। ये चीज़ आगे और कैसे बढ़ी? ये आगे बढ़ी 1960-70 से लेकर आज तक जो हम देख रहे हैं सोसाइटी की फॉल्ट लाइन, कि हमारी द्रविडियन भाषा अलग है, आर्यंस की भाषा अलग है। अब आप समझते हो कि आज तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक पार्टियां ऐसी क्यों हैं जिनको हिंदी हेट्रेड है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, गुजरात में गुजराती बोली जाती है, गोवा में अपनी उनकी भाषा है, उड़ीसा में अपनी लोगों की उड़िया भाषा है, आसाम में आसामीज बोलते हैं। लेकिन किसी भी स्थान पर आप हिंदी को लेकर इस प्रकार की हेट्रेड नहीं देखोगे जो आप तमिलनाडु, कर्नाटका में डेफिनेटली देखोगे, आंध्रा तेलंगाना में डेफिनेटली देखोगे। ये हेट्रेड एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको डिलिबरेटली बनाया गया है। क्रिटिकल थ्योरी का भारत में एप्लीकेशन डिलिबरेटली किया गया है। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए,
ये क्रिटिकल रेस थ्योरी जो अमेरिका में थी, जो क्रिटिकल थ्योरी से निकली थी, आज भारत के अंदर इसने 6-7 फॉल्ट लाइंस बनाई हुई हैं। सबसे पहली फॉल्ट लाइन क्या है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, खालिस्तान फॉल्ट लाइन। यहां पर क्या हो रहा है, आज खालिस्तानी मूवमेंट को समर्थन करने वाले नकली सरदार, कलंक सरदार, पूरी सिख कौम के अंदर वो रहने वाले कलंक जो खालिस्तानी हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम सिख हैं जो कि आज ऑप्रेस हो रहे हैं, विक्टिम्स हैं, किसके, हिंदू भारत स्टेट के। आप देख रहे हो खालिस्तान मूवमेंट के बारे में और खालिस्तानी एजेंडा को चलाने वाले लोगों की भाषा पे गौर कीजिए। ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए इस टाइटल के तहत पेश किया क्योंकि जो ये बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये यूट्यूब वीडियो इसको नीचे उतार देगा। आप खालिस्तानी लोगों की भाषा को ऑब्जर्व कीजिए। वो कहते हैं कि हम लड़ रहे हैं एक हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट से, हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट ऑपरेसर है, सिख विक्टिम है, इसलिए हमें खालिस्तान चाहिए। खालिस्तान कैसे आएगा, क्रांति से, लड़ने से। क्रिटिकल थ्योरी इन एक्शन, खालिस्तान मूवमेंट, सिख विक्टिम है, हिंदू मेजॉरिटेरियन स्टेट ऑपरेसर है, आउटकम खालिस्तान होगा, रेवोल्यूशन। चीज समझ रहे हो। और देखो दूसरी चीज, भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान वर्ग, सारे मुसलमान नहीं, चुनिंदा मुसलमान जो कि राजनीतिक पार्टियां जिनको चिंगारियां लगाती रहती हैं, उनका क्या मानना है, हम मुसलमान हैं, हम ऑपरेस्ड हैं। ऑपरेस कौन कर रहा है, फिर वही हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म। हिंदू मेजॉरिटेरियनिज्म से मुसलमानों को खतरा है, इसलिए मुसलमान जो है वो एकजुट हो जाता है कभी कभी। वो चाहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत एकजुट हो, वो चाहे आई लव मोहम्मद टाइप की मूवमेंट में एकजुट हो, या कोई हिंसावादी तरीके से एकजुट हो। चीज को समझिए। आप इस वीडियो के बाद समाज में भारत की जितनी फॉल्ट लाइंस हैं, इस वीडियो के बाद हर एक फॉल्ट लाइन को आप इस लैंग्वेज के थ्रू अगर आपने आज समझ ली है, एनालाइज कर पाएंगे। तीसरी फॉल्ट लाइन देखिए, दलित ओबीसी वर्ग, हम ऑपरेस्ड हैं, हमारे को ऑपरेस कौन कर रहा है, ब्राह्मण। इसका आउटकम क्या चाहिए हमें, क्रांति नहीं चाहिए, हमें चाहिए कास्ट सेंसस। कुछ नेताओं को आपने सुना है सुबह से रात यही बोलते रहेंगे, रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है, 200% कर देना है, 2 करोड़% कर देना है। क्रिटिकल थ्योरी इन एक्शन। चौथा देखिए, साउथ इंडिया, हम द्रविडियंस हैं, तुम आर्यंस हो, हम हिंदी भाषा नहीं इंपोज होने देंगे, क्योंकि हमें हिंदी भाषा से प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम है आर्यंस से, आर्यंस की लैंग्वेज संस्कृत से, संस्कृत का डेरिवेटिव हिंदी से। इस रीजन से जो पहले सिर्फ लैंग्वेज लेवल पर बैरियर था, आज आप सुनिए और ये गौर करके याद रखिएगा, आने वाले 6-8 महीने में 2026 में आप सुनेंगे साउथ इंडियन स्टेट्स की तरफ से एक कॉन्सेप्ट कि हम बनाने जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया। अल्टीमेट गोल है क्रिटिकल थ्योरी का सेपरेटिज्म, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया, वर्ड याद रखिएगा। और देखिए, कश्मीरी लोग, हम ऑपरेस्ड हैं, हमें सप्रेस कौन कर रहा है, भारत की आर्मी, सेना। ऑपरेसर आर्मी है, हम ऑपरेस्ड हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आउटकम क्रांति नहीं, सेपरेटिज्म। और देखिए, हम ट्राइबल्स हैं, हम ऑपरेस्ड हैं, हमें ऑपरेस कौन कर रहा है, हिंदू समाज। अगर हिंदू समाज हमें पूरा ऑपरेस कर रहा है तो हम आउटकम क्या देंगे, क्रांति कैसे लाएंगे, हिंदू समाज को छोड़ के कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। ट्राइबल इलाकों में जो आजकल पूरी क्रिश्चियन कन्वर्जन का रैकेट चल रहा है ना, आप उसको इस क्रिटिकल थ्योरी के नजरिए से देखिए, उसी लॉजिक को पेश किया जा रहा है। आप चीज को समझिए। ये जो भारत के अंदर फॉल्ट लाइन्स हैं, खालिस्तान फॉल्ट लाइन, रेडिकल इस्लामिक फॉल्ट लाइन, दलित ओबीसी फॉल्ट लाइन, द्रविडियन साउथ फॉल्ट लाइन, कश्मीरी फॉल्ट लाइन, ट्राइबल फॉल्ट लाइन, हर एक जगह पर आप एक पेक्यूलियर चीज देख रहे हैं। क्रिटिकल थ्योरी की भाषा, क्रिटिकल थ्योरी के एंड गोल्स, ऑपरेस्ड ऑपरेसर, आउटकम। आउटकम इज नॉट नेसेसरली रेवोल्यूशन,
आउटकम कुड बी सेपरेटिज्म, वायलेंस, प्रोटेस्ट, एनीथिंग, लेकिन इट इज ऑल अबाउट क्रिटिकल थ्योरी। आप चीज को समझिए। इस वीडियो के बाद गौर करके याद रखिएगा कि ये क्रिटिकल थ्योरी का एजेंडा जो भारत में चल रहा है, ये आगे आपके सामने दिन प्रतिदिन अब कैसे मैनिफेस्ट करेगा, इस वीडियो के बाद आई बिलीव अब आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।